डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत टाइप के स्ट्रेसेस, लाइक बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन एक स्ट्रेस जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, दैट वाज स्टैटिक स्ट्रेस, जहां लोड कांस्टेंट होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल स्ट्रेसेस, क्योंकि मशीन पार्ट्स जो मूवेबल होता है उसमें मैक्सिमम केसेस में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल स्ट्रेसेस होते हैं। तो पहला देखिए कि जैसे बेंडिंग है, ठीक है? जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे और एट द सेम टाइम जब ये रोटेट कर रहा होगा, तो ये ए बी के जगह आएगा, बी ए के जगह जाएगा, ये कंटिन्यूअस चालू रहेगा। इसके चलते क्या होगा कि इस सरफेस पे एक बार टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, दैट विल बी वेरी मच रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम मशीन जो है वेरिएबल लोड के कारण होता है, और यही वेरिएबल लोड दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग और फटिग लोड, सच एज एक्सल, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, स्प्रिंग, पिनियन, टीथ। ये सब देखेंगे कांस्टेंट लोड इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, हमेशा लोड क्या होता है, वेरी होते रहता है। एक टेंसाइल कंप्रेसिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम ए मिनिमम वैल्यू टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर। इसमें टेंसाइल तो टेंसाइल ही रहेगा, कंप्रेसिव तो कंप्रेसिव ही रहेगा। रिपीटेड स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम जीरो टू ए मैक्सिमम वैल्यू। अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अपोजिट नेचर, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव में जाएगा। अब ये आप देख लीजिए कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। ये तो स्पेसिमेन है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये सारे टेस्ट करते हैं। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जीरो लाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड मीन स्ट्रेस, सिग्मा एम। सिग्मा भी इज द वेरिएबल स्ट्रेस, और ये जीरो से लेकर के यहाँ तक सिग्मा मैक्स गया पॉजिटिव में, दैट मीन्स टेंशन में, और ये जीरो से नीचे सिग्मा मिनिमम आया कहाँ पे, कंप्रेशन में। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। इन दिस सिमिलर वे यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड स्ट्रेस दैट मीन्स कि जीरो से स्टार्ट हुआ, एक मैक्सिमम गया, नीचे आया, देन फिर ऊपर जा रहा है, ठीक ना। तो दिस इज द मीन स्ट्रेस, एंड दिस इज द वेरिएबल स्ट्रेस। अगेन दिस इज द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, इट गोज पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए दिस इज कॉल्ड एंडोरेंस और फटिग एसन कर्व। बेसिकली दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द नंबर ऑफ साइकिल। चूंकि हम आपको बता चुके हैं ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जब रोटेट होगा तो इसके ऊपर ऑलवेज बेंडिंग लोड लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और निगेटिव टेंसाइल में इसके सरफेस जाएंगे। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एसन कर्व। तो जितने साइकिल्स होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल बढ़ेंगे, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक समय आएगा जब इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी उसको साइकिल रिपीट करें। दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस लिमिट, जिसको हम लोग फटिग लिमिट भी कहते हैं। एंडोरेंस और फटिग लिमिट बेसिकली डिफाइंड वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस व्हिच ए पॉलिश्ड स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कैन विथस्टैंड विदाउट फेल्यूर फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल। Infinite number of cycle, that means 10 to the power 7 cycle. It may be noted that the term endurance limit is used for reversed bending only. May be defined as the safe maximum stress which can be applied to the machine part working under actual condition. Stress versus time diagram for fluctuating stress having values sigma minimum and sigma maximum. The variable stress in general may be considered as a combination of steady stress and completely reversed stress. These are few of the examples जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी के एग्जाम्पल है। दैट इज कॉल्ड सिग्मा आर, सिग्मा रेंज, दैट इज सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम। सिग्मा भी और सिग्मा ए बोथ आर इक्वल। सिग्मा भी इज कॉल्ड सिग्मा वेरिएबल स्ट्रेस, सिग्मा ए को एम्पलीट्यूड स्ट्रेस बोलते हैं, दोनों सेम चीज होता है। तो दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2, and sigma mean stress average of 2. This is called stress ratio, that is sigma minimum upon sigma maximum. These are few of the key points that is very important. It has been observed that materials subjected to dynamic stress fail at a stress much lower than that to cause fracture in a single application of load. मतलब जितना इसका एक्चुअल लोड पे फेल हो सकता था, उससे बहुत कम लोड यदि फटीग है तो उस पर फेल हो जाता है। 90% मैकेनिकल फेल ओनली बिकॉज ऑफ फटीग होता है।
ये पहले कोई वार्निंग नहीं देता है, डायरेक्ट फेल हो जाता है। फटिग फेल्यूर अकर्स आफ्टर कंसिडरेबल टाइम ऑफ सर्विस, तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स टू मच टाइम। सबसे पहले ये सरफेस पे ये क्रैक कहीं जनरेट होता है या अंदर, फिर धीरे धीरे ये एपियर होता है और माइक्रो स्केल पे धीरे धीरे इनिशिएट करने लगता है, बढ़ने लगता है, और बढ़ते स्टार्ट एकदम धीरे से होता है। जैसे कोई बीमारी होती है ना, एकदम शुरू में आप उसको डॉक्टर से ठीक कराएंगे, बड़ा इजी वे में ठीक हो जाएगा और पता भी चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब एक लेवल पे बढ़ जाता है, देन यू कैन नॉट क्योर, यू जस्ट कंट्रोल, लाइक डायबिटीज। उसी तरह से फटिग फेल्यूर इनिशिएटेड एट ए साइट कंसंट्रेशन, जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉच, वहीं पे जनरली फटिग फेल्यूर सबसे पहले इनिशिएट होता है। टर्म फटिग बोरोड फ्रॉम ह्यूमन रिएक्शन ऑफ टायर्डनेस, जब आदमी थक जाता था पहले बहुत काम करके, तो बोलते थे कि मेंटली फटिग हो गया, दैट मीन्स या फिजिकली फटिग हो गया, तो वहीं से ये फटिग वर्ड आया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, एसएन कर्व। एसएन कर्व बेसिकली ये फटिग, जो एसएन कर्व, एक एक्सिस पे आपका एंडोरेंस स्ट्रेस होता है, दूसरे पे नंबर ऑफ साइकिल्स। बेसिकली इसमें आपको सिग्मा वेरिएबल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस, तीनों चारों चीज आपको एक फिगर में आपको मिल जाता है। मोस्ट फटिग एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सिग्मा मीन का वैल्यू 0 रख कर करते हैं। इसमें 3 तरह के साइकिल्स होते हैं, अप टू 10⁻³ को लो साइकिल बोलते हैं, 10⁻³ टू 10⁵ को हम लोग मीडियम बोलते हैं, और 10⁵ से ऊपर वाले को हम लोग हाई साइकिल फटिग बोलते हैं। ए लिटिल कंसिडरेशन आपको ये भी दिखाएगा कि आपका स्ट्रेस इज केप्ट बिलो ए सर्टेन वैल्यू, द मटेरियल विल नॉट फेल व्हाट एवर मे बी द नंबर ऑफ साइकिल, और इट मे बी द infinite number of cycle. That limit is called endurance limit or fatigue limit. It is defined the maximum value of the completely reversed bending stress for a polished standard specimen with strength without failure for infinite number of fatigue strength of material. यहाँ देख रहे हैं आप linear number of cycle. This is basically SN curve. ये strength हो गया आपका और ये number of cycle. यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इज लो साइकिल रेंज 10⁻³ तक लगभग, उसके बाद 10⁻⁶ तक मीडियम, उसके बाद हाई साइकिल। फटिग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटरमाइन बाई आर मूरे रोटेटिंग, ये लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, ये मोटर से इसको रोटेट करते हैं, इसके ऊपर कुछ लोड लगा करके, नहीं भी लगाएंगे तो इसका कुछ सेल्फ लोड होता है जिसके चलते ये लोड काउंट करता है। डिजाइन फॉर फिनाइट लाइफ और इनफिनाइट लाइफ, जैसे 10⁷ पहुंचा तो इनफिनाइट लाइफ हो गया, उसके पहले है तो फिनाइट लाइफ। तो दिस इज फ्यू ऑफ द फार्मूला, कि एस एन या सिग्मा एन भी कई जगह लिखते हैं, ए इंटू एन टू द पावर बी, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट। या फार्मूला देख लें, इसलिए दिस इज द एस एन कर्व, यहीं से एस एन निकल करके आता है। What are those factors that affect the endurance limit? Maximum factors कहीं ना कहीं endurance limit को, endurance limit that means the limit of the stress at which material does not get fail even after infinite number of cycles. ध्यान रखिएगा, infinite मतलब 10⁷, ये endurance limit of the component हो गया। फैक्टर्स कौन कौन से हो गए जो एंडोरेंस लिमिट एक्सपेरिमेंटल हमने फाइंड आउट किया? सरफेस फिनिश फैक्टर, साइज फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर, लोडिंग फैक्टर, ऑपरेटिंग फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। एंडोरेंस लिमिट फैक्टर में आप देखिए, रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए के बी लेते हैं, एक्सियल के लिए के ए लेते हैं, और शियर के लिए के एस लेते हैं। जितने फैक्टर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको हमने पहले भी बता चुका है। रिलायबिलिटी करेक्शन फैक्टर अकाउंट्स फॉर स्कैटर अनसर्टेनिटी ऑफ मटेरियल। सरफेस फिनिश फैक्टर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वह फटिग स्ट्रेंथ को कम करेगा। साइज फैक्टर, साइज जितना बड़ा कंपोनेंट होगा उसको टूटने का उतना ही ज्यादा चांस। दीज आर दी सरफेस फिनिश फैक्टर। आप देख लीजिए, जितना मिरर पॉलिश जितना चिकना रहेगा उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। पॉलिश, अब ये आपको डाटा बुक में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। उसी तरह से
एंडोरेंस लिमिट कितना होगा, तो एंडोरेंस लिमिट सॉरी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, तो एंडोरेंस लिमिट कितना होगा। इन जनरल यदि आप कभी भूल जाए एग्जाम में तो हाफ ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ले लीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू एंडोरेंस लिमिट। बट एग्जैक्ट चाहिए तो आपको इस डाटा बुक से देखें। Stress concentration, whenever a machine component changes the shape, sudden shape or its cross section, the sample stress distribution no longer holds good and the neighborhood of the discontinuity is different. These are the stress razor. ये ध्यान दीजिए कि ये शेप अभी था, यहां पे क्या हो गया, सडन चेंज ऑफ शेप। ड्यू टू दिस मटेरियल गेट्स concentrated this stress, material will concentrate the stress due to this applied load like fillet, notch, holes, कीवे, spline, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, इस कारण मटेरियल यहाँ पे फेल होने के चांसेस। स्ट्रेस कंसेंट्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये कैसे हुआ, जैसे ये आपका शेप है तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी स्ट्रेस कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, जिसके चलते मटेरियल क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा मैक्स और ये थर्मल सॉरी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर इसको बोलते हैं। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ हद तक जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि मटेरियल जो है तुरंत फेल नहीं हो। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस तरह का कुछ सडन चेंज ऑफ शेप है, देख रहे हैं सडन चेंज ऑफ शेप, तो इसको हल्का यहाँ पे फिलेट यदि आप दे देते हैं दैट विल बी गुड। अगेन ये शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, रेडियस कुछ ज्यादा है तो उसको हम लोग इस तरह से नॉच बना सकते हैं ताकि ये वाला जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है वह एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह से यहां ध्यान दीजिए, जब इस तरह का हो तो इसको थोड़ा सा कम करके आप इसको यहां दे देते हैं, ठीक ना। बेसिकली दीज आर दी स्ट्रेस रेजर, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर, या कुछ इस तरह का दे देंगे। उसी तरह से यदि एक होल है बड़ा सा तो इसके बजाय दो छोटे छोटे होल दे देंगे ताकि यहाँ जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा उस समय इधर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह से थ्रेडिंग का देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए एक आपका यहाँ पे ग्रूव है जो कटा हुआ है, तो देखिए यहाँ कितना स्ट्रेस है और यहाँ कितना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो यहाँ पे टूटने के चांसेस उतना ही। कौन कौन से फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड द फटीग फेल्यूर, द वेरिएशन ऑफ द साइज, द होल्स, नॉच एंड अदर स्ट्रेस रेजर शुड बी अवॉइडेड अप टू सम एक्सटेंट, पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रेस डिकंसंट्रेटर सच एज फिलेट एंड नॉचेज शुड बी प्रोवाइडेड वेरेवर नेसेसरी, पार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजिव एटमॉस्फेयर क्योंकि ये सरफेस को डिटोरिएट करता है। ए स्मूथ फिनिश ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेज द फटीग लिमिट, material with high fatigue strength should be selected, the residual compressive stress over the part surface increases its fatigue strength। ध्यान दीजिए, theoretical stress concentration factor maximum stress अपन nominal stress, और एक होता है fatigue stress concentration factor that is endurance limit without stress concentration, क्योंकि जब स्ट्रेस कंसेंट्रेशन नहीं था तो एक नॉर्मल एंडोरेंस लिमिट था, लेकिन जब स्ट्रेस कंसेंट्रेशन होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा होगा और अल्टीमेटली मटेरियल क्या होगा, हमारा कमजोर होगा। दिस इज नॉच सेंसिटिविटी, डिग्री टू विच द थ्योरेटिकल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस कंसेंट्रेशन इज एक्चुअली रीच्ड, मतलब ये आप नॉच बना दिए तो इसका क्या इफेक्ट होगा मटेरियल के अंदर, इसके स्ट्रेंथ के ऊपर, इसके एंडोरेंस लिमिट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉच सेंसिटिविटी। दैट मीन्स की sensitive against the stress concentration. The stress gradient depends mainly on the radius of the notch, hole or fillet and of the grain size of the material. Q is indicated for notch sensitivity kf-1 kt-1। ये kf का फॉर्मूला हम निकाल लिए। एक्चुअली आपको मैक्सिमम जगह पे ये kf ही निकालना रहता है, Q आपको दिया हुआ रहेगा, kt
दिया रहेगा, अदरवाइज डाटा बुक से आप निकाल। ये नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर के ये बेसिकली आपको डाटा बुक में मिल जाएंगे। जिस तरह का भी शेप आपको क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्ट वही शेप आपको देखना है कहाँ, डाटा बुक में। उस आधार पे आपको ये नॉच रेडियस कितना दिया हुआ है उस रेडियस के आधार पे यह नॉच सेंसिटिविटी आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। देन आप वो नॉच सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में रख देंगे, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर दिया रहेगा तो उससे आप के एफ निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट कि ये बहुत तरह के स्ट्रेसेस आपने देखा कि वेरिएबल स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। अब इन सबको एक कंबाइंड जो है एक पर्टिकुलर जो है शाफ्ट में सब कुछ लगेगा तब क्या बिहेवियर होगा वो हम लोग देखेंगे कि फेल्यूर पॉइंट फ्रॉम फटीग टेस्ट मेड विद डिफरेंट स्टील्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीन वेरिएबल आर प्लॉटेड most significant observation. In general, the failure point is little related to the mean stress. This means the fatigue failures are rare when the mean stress is compressive. कंप्रेसिव में बहुत ज्यादा अपने को टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन टेंशन में जरूर टेंशन लेने की बात है कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस मिनिमम हो। ये देखिए हम लोग पढ़े थे सबसे पहले, ये देखिए वेरिएबल स्ट्रेस जो लास्ट जो मैक्सिमम होगा वह क्या होगा, एंडोरेंस लिमिट। ये बीच में कहीं भी आप निकालेंगे तो ये एंडोरेंस लिमिट कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। और ये मीन स्ट्रेस हो जाएगा जो सिग्मा वाई और सिग्मा यू है। सबसे पहले इस कर्व को ड्रॉ किया था गर्बर साहब ने। तो गर्बर ने जब ड्रॉ किया तो इन्होंने कुछ पॉइंट ये किए, तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट के जो बाहर होंगे, जितने भी पॉइंट्स बाहर होंगे वह अंदर, दैट मीन्स कि जो पॉइंट्स अंदर होंगे मटेरियल वह सेफ होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी अंदर आ रहे थे जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया, इसलिए गड़बड़ पैराबोला गड़बड़ पैराबोला हो गया। तो ये सक्सेस नहीं हुआ। तब बाद में गुडमैन साहब ने, का नाम ही है गुडमैन, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये गुडमैन का ही क्वेश्चन आता है, ये गुडमैन साहब ने निकाला यही अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एंडोरेंस लिमिट का। तो ये गुडमैन साहब ने कहा कि जो भी पॉइंट्स अंदर आएंगे वो सेफ होंगे, लेकिन इन्होंने भूल गया क्या, यील्ड स्ट्रेंथ लेना। तो यील्ड स्ट्रेंथ लेने के लिए सोडरबर्ग साहब ने लिया कि यील्ड स्ट्रेंथ का अलग इक्वेशन होगा, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल के लिए सिग्मा यू से बहुत कम होता है। अब इनके इंडिविजुअल्स, आप ये एक पिक्चर देख लीजिए कौन कहाँ पे है। ये सोडरबर्ग लाइन है, ये गुडमैन लाइन है, ठीक है। ये आपका जो एस वाई और एस वाई जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड गुडमैन इक्वेशन, और ये गर्बर पैराबोला। गर्बर मेथड्स, सिग्मा वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा ई इंटू 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस सिग्मा एम अपन सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या इसी को ब्रेक करके इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा ई अपन सिग्मा डी ऊपर गुडमैन इक्वेशन 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा एम अपन सिग्मा यू सिग्मा वी अपन सिग्मा ई। अब इसी को जब मॉडिफाइड गुडमैन इक्वेशन निकालना होगा तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ सिग्मा वाई और यहाँ भी सिग्मा वाई आ जाएगा। सोडरबर्ग इक्वेशन 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा मीन अपन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वी अपन सिग्मा ई। देखिए गुडमैन में क्या था, यहाँ पे सिग्मा यू था, और सोडरबर्ग में क्या है, सिग्मा वाई। तो याद रखने का ये सब तरीका है। जब आप सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लेंगे तो सिग्मा भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से, और नीचे जो है एंडोरेंस लिमिट के जितने भी फैक्टर्स होते थे, साइज, सरफेस, हो सकता है लोड फैक्टर भी आ जाए। तो इस तरह से शॉर्ट में जो है हमने पूरा इसको फटीग स्ट्रेस को कवर करने की कोशिश किया है। तो आप इसको देखते रहिए और इससे अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।